आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस का जीवन की क्रियाओं के बारे में जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो हम जानेंगे कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त होने वाले भोजन जब हम प्राप्त करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और हमें ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। अगर हम देखें तो वायु के माध्यम से ऑक्सीजन जो है रक्त में मिलकर हमारे पूरे शरीर में जाता है और जो दूषित वायु है वो कोशिकाओं से रक्त के माध्यम द्वारा वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहें तो गैसों का जो आदान प्रदान करने की जो क्रिया होती है वो श्वसन की क्रिया कहलाती है। और जो इस क्रिया में करने वाले अंग होते हैं या कराने वाले कार्य होते हैं वो श्वसनांग कहलाते हैं। ठीक है, तो हाँ, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो हमारी श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। पहला है हमारा नासिका यानी नाक, दूसरा मुख या तीसरा है गला या स्वर यंत्र, चौथा है श्वास नली, पांचवा है श्वास नलिकाएँ और छठवां है हमारा फुफ्फुस यानी फेफड़े। तो सबसे पहले हम जानेंगे नासिका यानी नाक के बारे में। जो हमारी नासिका होती है इसमें से ही वायु प्रवेश करती है और वायु प्रवेश करने पर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो कि जो उपास्थि भित्ति होती है ये दो पार्ट्स को अलग करती है। ये यहाँ पे एक रिक्त स्थान होता है जो सुरंग की भांति होता है जिसको हम साइनस बोलते हैं। ठीक है, प्रवेश के द्वार में कई छोटे छोटे रोंवे होते हैं जो कि सूक्ष्म धूल कणों को रोकने का कार्य करते हैं। ये जो धूल कण होते हैं इसमें जो हमारे अंदर जाने के लिए होते हैं उनको रोकता है जिससे कि वो अंदर ना चला जाए। फिर नासिका जो होती है एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है जिसमें से कि एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि अगर रोमों द्वारा धूल कणों को रोकने में जो असमर्थ होती हैं उनको फिर वो रोकता है और वो अंदर शरीर के अंदर जाने से रुक जाता है। ठीक है, ये चिपचिपा पदार्थ जो होता है लाइजोजाइम पदार्थ कहलाता है, जिसे हम कीटाणुनाशक पदार्थ भी कहते हैं। मुख पर, मुख जो होता है वो श्वसन मार्ग नहीं होता, यानी सांस लेने का मार्ग नहीं होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो वहाँ हम मुख द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मुख द्वारा सांस ना लिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी साधन नहीं होता जो कि धूल कणों को रोकने और कीटाणुओं को रोकने के लिए सामर्थ हो। इसीलिए जितना हो सके आप नाक से ही सांस लीजिए। कहते हैं गला या स्वर यंत्र के बारे में। जो नासा गुहाएं आगे चलकर एक नली का रूप ले लेती हैं और ग्रसनी में खुलती हैं। गले में ही श्वास नली और आहार नली होती है। ठीक है, ग्रसनी जो है आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला है स्वर यंत्र जिसमें से वायु प्रवेश करता है, दूसरा है ग्रास नली जो आमाशय से जाके मिल जाती है। ठीक है, स्वर यंत्र पर उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ढक्कन खुल जाता है और जब हम ये भोजन करते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक हम खा रहे हैं और खाना फंस जाता है या खांसी या श्वास नली में चला जाता है भोजन, तो वो खांसी के माध्यम से ही बाहर निकल आता है। आते हैं श्वास नली में। ये गले में स्वर यंत्र के ठीक नीचे होता है। ठीक है, और ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है।
जिसका ऊपरी भाग ग्रीवा में उपस्थित होता है और इसकी दीवारों पर छल्लेदार उपास्थि होते हैं। ठीक है, ये उपास्थि की गोलाई जो होती है वो सी शेप की होती है और संयोजी ऊतकों द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है, इन उपास्थि के बने छल्लों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, जब सांस लिया जाता है तो ये खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, श्वास नली वक्ष में पहुंचकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक श्वास को श्वसनी यानी ब्रॉन्चेस कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वास नली जो आई वो 12 सेंटीमीटर की लंबी थी, फिर वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक दाएं फेफड़े में चली जाती है और एक बाएं फेफड़े में चली जाती है। ठीक है, इस तरह से वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। श्वसनी जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है और एक बाएं फेफड़े में चली जाती है। जो श्वसनी का है वो भी उपास्थि के बने होते हैं और ये अंदर जाके कई सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। ये एक वृक्ष के समान दिखाई देती हैं। फेफड़े जो होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, ये जो वक्ष गुहा के इधर उधर उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा यानी कि जो आपकी पसलियाँ हैं उनके दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। ये जो होते हैं अत्यंत लचीले होते हैं और इनका जो रंग होता है वो स्लेटी कलर का होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जो वक्ष गुहा में इन दोनों फेफड़ों एवं उनके बीच की गुहाओं में केवल एक सकरा सा स्थान बना रहता है जिससे श्वास नलिकाएं, ग्रास नली, हृदय आदि अंग रहते हैं। दाहिना फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और ये जो होता है 3 खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, और जो बायां फेफड़ा होता है वो एक ही खंड में विभक्त होता है। इस तरह से ये 2 पिंडों में विभक्त हो जाते हैं। जो इसकी बाहरी सतह होती है वो चिकनी होती है और फेफड़ा जो होता है मधुमक्खी के जैसे छत्ता होता है उस तरह का दिखाई देता है, बना हुआ होता है। ये अंदर से जो होता है स्पॉन्जी होता है क्योंकि इनमें वायु कोश बने होते हैं। नवजात शिशु के एक फेफड़े में इसकी संख्या लगभग 2 करोड़ होती है, लेकिन वयस्कों में यह 15 करोड़ से भी अधिक होता है।